बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.5 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप चैप्टर नंबर 6 में से कोई भी एक्सरसाइज देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल हफ्सा स्टडी पर देख सकते हैं। मैंने सारी वीडियोज़ को प्ले की फॉर्म में इंक्लूड किया हुआ है। स्टूडेंट्स, हम कोई भी एक्सरसाइज को करने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो आइए पहले इस एक्सरसाइज का बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ जाते हैं तो आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो आइए, मैंने इसको कैटेगराइज कर दिया है कुछ पॉइंट्स में। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन का। अब एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है, मैं आपको इसको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ग्राउंड में खड़े हुए हैं, ठीक है, आप एक ग्राउंड में खड़े हुए हैं और एक टॉप किसी चीज को देख रहे हैं, ठीक है, टॉप पे किसी चीज को देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी दरख्त को देख रहे हैं। आप एक ग्राउंड में खड़े हैं और एक दरख्त को देख रहे हैं। अब ये जो वहाँ पे जो एंगल बनेगा आपके देखने का और आपके ग्राउंड के बीच में जो एंगल बनेगा उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हम इसकी जो डेफिनेशन है उसको भी पढ़ लेते हैं कि क्या ऐसा है या नहीं। तो ये देखिए, द एंगल बिटवीन हॉरिजेंटल लाइन। अब हॉरिजेंटल लाइन कौन सी है, जिधर आप खड़े हुए हैं, जो आपका ग्राउंड है, एंड लाइन ऑफ साइट, और लाइन ऑफ साइट वो है जिधर आप देख रहे हैं, कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। उन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इसको मैंने एक डायग्राम के थ्रू भी आपको दिखाया है। ये आपके पास हॉरिजेंटल लाइन है जहां आप खड़े हुए हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप खड़े हैं, ये आपका पूरा ग्राउंड है, और यहाँ पे देखिए कि आप खड़े हुए हैं और इस पॉइंट पे देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से लेके जो यहाँ तक की लाइन है उसको क्या कहा गया, लाइन ऑफ साइट, और इसको क्या कहा गया, हॉरिजेंटल लाइन, और इसके बीच में जो यहाँ पे एंगल बन रहा है उसको क्या कहा गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी तरह सेकंड जो इसका पॉइंट है वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो इसका ऑपोजिट होता है, किसका, एंगल ऑफ एलिवेशन का। अब एंगल ऑफ एलिवेशन में ये होता है कि आप ऊपर खड़े हैं, किसी फ्लोर पे खड़े हैं, किसी टेरेस पे खड़े हैं, और वहां से किसी नीचे की चीज को देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ऊपर खड़े हैं और आप किसी नीचे से ग्राउंड में किसी बच्चे को देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि जिधर आप खड़े हैं और उधर से जिधर आप देख रहे हैं वहां तक का जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन याद रखिए कि इसमें आपको टॉप पे खड़ा होना पड़ेगा और बॉटम की चीज को देखना होगा। लेकिन अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन में देखें तो हम बॉटम में खड़े होते हैं और टॉप की चीज को देखते हैं। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है, और ये दो पॉइंट्स उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। अब थर्ड पॉइंट वो है जो हम पहले भी एक्सरसाइजेज में करके आ चुके हैं, और वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। क्या हमने ये सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ये नहीं पढ़ा, पढ़ा है हमने, और इसी के थ्रू हमने साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा को निकाला भी है, ऐसा ही है ना। तो साइन थीटा हमने पहले ही ये पढ़ा हुआ है कि साइन ये है एस, ये जिसको मैंने अंडरलाइन किया ना, ये मेन है, यानी कि ये साइन है, ये कॉज है और ये टेन है। साइन, सम पीपल हैव, ये देखिए ये क्या है, करली, ये हम कॉज की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए करली ब्राउन हेयर, ये देखिए कॉज करली ब्राउन हेयर। यहाँ पे देखिए कि टेन है, टेन थ्रू है, और प्रॉपर ब्रशिंग, ये देखिए प्रॉपर ब्रशिंग। अब ये इसको एक एंगल से रिप्रेजेंट करवाया गया है। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हमारे पास ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है। असल में ये जो सारे हैं इसमें से कोई परपेंडिकुलर है, कोई हाइपोटेन्यूज है, कोई बेस है, कोई यहाँ पे देखिए फिर हाइपोटेन्यूज है। तो ये सारे जो हैं ये इस पूरी राइट एंगल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। इसी के साथ साथ एक और फॉर्मूला हम पढ़ेंगे और वो है पिथागोरस थ्योरम का। अब ये पिथागोरस थ्योरम हमने पहले सॉल्व भी किया है, अच्छे से इसको पढ़ा भी है, लेकिन ये यहाँ पे यूज होगा, मैं इसलिए यहाँ पे इसको बताना जरूरी समझ रही हूँ कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस, उनका स्क्वायर ले लिया गया है और उनको एक फॉर्म दे दी गई है जिसका नाम क्या है, पिथागोरस थ्योरम। उम्मीद है आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 को करने से पहले
मैं आपको बताती चलूं कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें और हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहा करें, शेयर के थ्रू, सब्सक्राइब के थ्रू, लाइक के थ्रू, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी न्यू वीडियोस बनाकर लाते रहा करें। और साथ ही साथ स्टूडेंट एक और बात बताऊं कि मैंने इस वीडियो के नीचे टाइम कोड मेंशन किया हुआ है। आप चाहें तो अपने क्वेश्चन को चेंज भी कर सकते हैं, यानी जो भी आप देखना चाहते हैं वो अवेलेबल है। अब यहाँ पे देखिए कि पहले इस स्टेटमेंट को समझ लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। पहले है कि फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम अ ट्री, यानी कि एक पॉइंट है, उससे डिस्टेंस में 20 मीटर ट्री से लेकर डिस्टेंस है, यानी कि कोई नीचे खड़ा है, ठीक है, ट्री के, और वहां से लेके ऊपर तक कितना डिस्टेंस है, 20 मीटर का। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ ट्री, अब हमें समझ आ गया कि ट्री जो है वो टॉप पे और कोई नीचे खड़ा है, और एंगल ऑफ एलिवेशन उन्होंने हमें बता दिया है ट्री तक का कि वो है 30 डिग्री। और फाइंड हाइट ऑफ द ट्री, अब हमें ये भी पता है कि हम नीचे खड़े हैं और एक ट्री को देख रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ट्री की हाइट कितनी है, ठीक है, तो वो हाइट जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो अब हम इसकी डायाग्राम बनाएंगे कि किस तरह इसकी डायाग्राम बनेगी। सबसे पहले हमें पता लगा कि हमने हाइट को फाइंड करना है, तो ये हाइट है इसकी जिसको हमने फाइंड करना है। इसी के साथ हमें बताया गया है कि जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है 20 मीटर के इक्वल, ऐसा ही है। इसी तरह साथ ही हमारे पास ये ट्रायंगल कंप्लीट होते हुए हमें एक एंगल दिया गया है जो इक्वल है 30 डिग्री के। अब यहाँ पे देखना है कि हमारे पास स्टेटमेंट सारी आती क्या है, यानी कि हमारे पास डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस फ्रॉम ट्री और वो कितना है और कहाँ से कहाँ तक है। तो ये देखिए हम इसको नेम दे देते हैं किस चीज़ का, मैं इसको दे देती हूँ A, B और C। अब A, B को मैंने नाम दिया किसका, हाइट का, यानी कि मेरे पास A, B किसके इक्वल है, हाइट के। और इसी तरह डिस्टेंस फ्रॉम ट्री जो है वो किसके इक्वल है, डिस्टेंस फ्रॉम ट्री, ये है डिस्टेंस जो कि BC के इक्वल है। तो अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास BC क्या है और AB क्या है। तो AB जो कि एज के इक्वल है, हमने उसको क्या करना है, फाइंड करना है। और BC जो कि डिस्टेंस के इक्वल है वो किसके इक्वल है, 20 मीटर के, यहाँ पे 20 मीटर शो हो रहा है ना। और साथ ही साथ हमें एंगल ऑफ एलिवेशन का बताया गया था, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास गिवन था किसके इक्वल, 30 डिग्री के इक्वल। तो ये हमारे पास आ गया 30 डिग्री। अब यहाँ तक हमारे पास गिवन सारा कुछ आ चुका है। अब इसके बाद हमने किसी ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करना है, या किसी ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है उसको चूज करना है कि हमारे पास क्या आ जाए, हमारे पास हाइट आ जाए। और हाइट किसके इक्वल है, हमने कहा कि हाइट इक्वल है AB के, तो हमें क्या चाहिए, AB। और ये है क्या, परपेंडिकुलर है, तो हम इसको कहेंगे कि ये हुई हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये हुई हमारे पास बेस, और ये हुई हमारे पास हाइपोटेन्यूज। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए परपेंडिकुलर। अब जब मैंने आपको बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे वो नहीं यूज होगा। क्यों नहीं यूज होगा, इसलिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो चीजें नहीं है। जब पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं वो तब यूज करते हैं जब हमारे पास एटलीस्ट दो साइड्स अवेलेबल हों, फिर हम थर्ड साइड को जो फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये चीज जो है वो सबसे बड़ी मैटर करती है। यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें P और B आते हैं। तो अभी जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे हमने पढ़ा सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। तो अब थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग देखिए कि P इसमें भी आता है और B भी आता है, ये देखिए P और B, बाकी किसी में P भी आता है नहीं। तो इसका मतलब है हम किसके एंगल को यूज करेंगे,
टेन के एंगल को। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी टेन थीटा इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय बी। पी हमारे पास क्या है, पी इक्वल है ए बी के डिवाइडेड बाय बी सी, किसके इक्वल है, बी के। तो ये मेरे पास आ गया। अब इसमें हमने ए बी और बी सी जो हमारे पास वैल्यूज अवेलेबल हैं उसकी पुटिंग करेंगे। तो टेन थीटा किसके इक्वल है, 30 डिग्री के, वो भी पुट किया, इज इक्वल टू ए बी किसके इक्वल है, एच के, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया एच, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है बी सी, और वो किसके इक्वल है 20 के, 20 के इक्वल है ना। अब tan 30 किसके इक्वल होता है, तो tan 30 हम कैलकुलेटर पे लिखेंगे और देखेंगे कि इसका आंसर आता है। तो ये देखिए कि हमारे पास इसका आंसर आया है 88.090। तो यहाँ पे देखिए, सॉरी हमने tan इनवर्स नहीं लेना, tan लेना है। तो tan 30 किसके इक्वल है 0.577। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 0.5773 मल्टीप्लाई बाय 20। ये मल्टीप्लाई 20 में कहाँ से लाई, क्योंकि ये 20 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। और इस तरह एज को जब हम इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 20 के साथ, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 11.54। तो हमारा आंसर क्या आया 11.54। अब आपकी बुक में यहाँ पे पॉइंट के बाद 5 आया होगा, उसके बाद कोई एक डिजिट ऐसा हो सकता है जो चेंज हो, तो आपने उसके लिए परेशान नहीं होना। आपका पॉइंट से पहले वाला डिजिट ठीक होना चाहिए पूरा का पूरा, और पॉइंट के बाद एटलीस्ट 1 डिजिट पूरा का पूरा ठीक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डजंट मैटर, आपका आंसर आ चुका होता है इस टाइम तक। तो ये हमारे पास हाइट फाइंड हो चुकी है जो हमें टारगेट दिया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं कि द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ 10 मीटर हाई पोल इज 10 स्क्वायर रूट 3 मीटर, फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। अब यहाँ पे हमारे पास सन की बात की गई है और साथ ही लेंथ ऑफ शेडो की बात की गई है। तो हम यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन को फाइंड करेंगे और साथ हमें जो लेंथ ऑफ शेडो है वो दी गई है और हाई पोल दी गई है, यानी कि हाइट दी गई है। तो ये दो चीज़ों से हम फाइंड करेंगे थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन को। तो गिवन की डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि लेंथ हमारे पास क्या है। ये लेंथ होती है ना, वो किसके इक्वल है 10 मीटर के इक्वल। इसी तरह हमारे पास जो हाई पोल दी गई है वो क्या है, इस 10 स्क्वायर रूट 3। तो हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास लाइन है और ये है 10 स्क्वायर रूट 3। और जब हम इसको कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास ये जो थीटा है इसको फाइंड करना है। ऐसे ही है, मैं नेम दे देती हूँ कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब ये जो बी से लेकर सी तक है ये क्या है, इसकी हाइट है। मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट्स भी लिख लेती हूँ। तो ये मेरे पास आएगा एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी की बात हो रही है ना, तो एंगल ए बी सी में से मेरे पास जो लेंथ है शेडो की वो क्या है, लेंथ ऑफ शेडो, और उसको हमने किसके इक्वल किया है, ये लेंथ ऑफ शेडो इज इक्वल टू ए बी। ये हमारे पास ए बी है और ये किसके इक्वल है 10 स्क्वायर रूट 3 मीटर के। इसी तरह हमारे पास हाइट है, हाइट ऑफ पोल, और वो किस चीज़ के इक्वल है, बी सी के इक्वल। ये देखिए बी और सी, और ये किसके इक्वल है 10 मीटर के। इसी तरह आगे देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि हमने फाइंड करना है। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे पास पूरी स्टेटमेंट की दी गई होती हैं। तो हमने एंगल ऑफ एलिवेशन को फाइंड करना है और इस ट्राइंगल ऑफ ए बी सी में से हमने इसको फाइंड करना है, किसको, एंगल ऑफ एलिवेशन को। तो आइए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास ऐसी कौन सा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें हमारे पास ये दोनों आते हों। तो हमने अभी देखा था कि पी और बी किस में आते हैं, tan में। तो tan थीटा इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई बी। अब मैंने इसको क्यों लिया, क्योंकि मेरे पास
थीटा नहीं है, एंगल नहीं है, और एंगल को फाइंड करने के लिए मेरे पास ये दो चीज़ें अवेलेबल होंगी तभी मैं इसका आंसर निकाल सकती हूँ। तो ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाई b। p किसके इक्वल है, 10 के इक्वल, और b किसके इक्वल है, 10 स्क्वायर रूट 3 के इक्वल। तो हमें कैसे पता लगा p क्या है और b क्या है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। तो ये देखिए इसकी पुटिंग की, आप देखते हैं कि हमारे पास 10 डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर रूट 3 करने से क्या आंसर आता है। तो 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3। अब हमने देखिए कि थीटा का आंसर निकालना है। तो थीटा का आंसर निकालने के लिए हम tan को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी हम किसी चीज़ का आंसर लेके आते हैं तो उसका सेपरेट होना ज़रूरी है। तो tan उधर जाके tan इनवर्स हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3। स्टूडेंट्स, मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आपने अगर 6.5 करनी है तो आपको उससे पहले बाकी एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो वाली जो एक्सरसाइजेज हैं ये उनका निचोड़ है, उनकी छोटे छोटे फार्मूलाज इसमें यूज हुए हैं। तो आइए ये tan इनवर्स देखते हैं कि अच्छा tan इनवर्स हम कैसे लेते हैं। ये शिफ्ट दबाएंगे और tan दबाएंगे तो ये tan इनवर्स आ जाएगा, और साथ ही 1 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, स्क्वायर रूट 3 के साथ। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 30। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो थीटा है वो किसके इक्वल आया है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो किसके इक्वल आया है, 30 डिग्री इक्वल। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व होता है। मैं आपको इसका एक दफ़ा रिव्यू दिखा देती हूँ। ये देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को समझते हैं कि द विंडो ऑफ अ रूम इज इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब कहा यह गया है कि एक विंडो है, ठीक है, रूम की, और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ट्रायंगल होते हैं जब हम इसकी गिवन को ट्रायंगल के अंदर बनाएंगे। द लेंथ ऑफ ईच साइड इज 1.6 मीटर। हर जो साइड है लेंथ की वो किसके इक्वल है, 1.6 मीटर के। फाइंड हाइट ऑफ द विंडो, यानी कि साइड्स हमें बता दी गई हैं कि वो किसके इक्वल है, लेकिन हमें हाइट नहीं बताई गई। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है वो कुछ इस तरह की होती है, ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रायंगल बन गई। अब इसमें से जो साइड्स हैं इसकी, ये किसके इक्वल है, 1.6 मीटर के। ये भी 1.6 मीटर के, ये भी 1.6 मीटर के। और इसकी जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारे पास नहीं है, इसको हमने फाइंड करना है। इसको मैं डॉट्स में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि हमने इसको फाइंड करना है। और ये हमारे पास एच है, इसको हमने फाइंड करना है। इसी तरह अगर हम देखें कि हमारे पास इस साइड वाली और इस साइड वाली ये किसके इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि अगर हम 1.6 को डिवाइड करें तो वो किसके इक्वल आता है, 2 के साथ। तो वो किसके इक्वल आता है, 0.2, 0.8। तो ये हमारे पास 0.8 जो है वो इसका हाफ बनता है, किसका, 1.6 का। अगर मैं हाफ हाफ लूंगी ना तो 0.8 इधर आएगा और 0.8 इधर आएगा। इसको नेम दे देते हैं, हम कह सकते हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब हमने इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में जो गिवन दिया गया है उसको लिखना है। सबसे पहले हम लिखते हैं कि लेंथ ऑफ ईच साइड, लेंथ कितनी है, 1.6 मीटर, तो वो हम लिखेंगे। इसी तरह हमें कहा गया है कि हाइट ऑफ विंडो जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो ये आ जाएगा हाइट ऑफ विंडो, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया कि वो क्या है, एच है, और उसको हमने फाइंड करना है। इसी तरह इस पूरी ट्रायंगल में से हम देखेंगे कि यहाँ पे जो पॉइंट, कोई भी ए बी सी है ना, ये पॉइंट है, ठीक है, इसको हम डी का नाम दे देते हैं। अब इस पॉइंट से ए डी और सी कोई भी ले लेंगे, या ए या डी बी सी ले लें, या ए डी सी ले लें, कोई सा भी एक ले लें, क्योंकि दोनों हैं तो सेम ही। तो इनमें से एक को ले लें और उसमें से देखें कि आपके पास थर्ड जो पॉइंट आता है वो क्या आता है। बात समझ में आ रही है, यानी कि अगर हम कहें कि ये हमारे पास हाफ है, मैं आपको इसका ना अलग एक ट्रायंगल बना देती हूँ। ये हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है। अब इसमें से हमारे पास ये 1.6 थी, जब हमने इसका हाफ लिया था तो 0.8 बन गया था ना,
0.8, 0.8 इसका, 0.8 इसका, ये 0.8 आ गया। अब ये हमने इसको फाइंड करना है और ये हमारे पास 1.6 है। अब यहाँ पे देखिए क्या वो वाला रूल अप्लाई नहीं होता, कौन सा, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर वाला। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। अब हमें जब थर्ड साइड फाइंड करनी होती है और दो साइड्स हमें दी जाती हैं तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, पिथागोरस थ्योरम का। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि बाय पिथागोरस थ्योरम, कौन सा होता है हमारे पास पिथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच हमारे पास क्या है, एच इज इक्वल टू 1.6 और उसका स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या हमारे पास पी है यहाँ पे, नहीं, हमने इसको फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस बी है हमारे पास, यस 0.8 बेस है और वो है 0.8 का होल स्क्वायर। अब 1.6 का लेंगे स्क्वायर तो हमारे पास आएगा 2.56 और एच स्क्वायर एज इट इज लिखा जाएगा और 0.8 का अगर हम स्क्वायर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.64। अब एच स्क्वायर को हम इधर ही रहने देंगे और ये जो 0.64 है ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा 2.56 माइनस 0.64। इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1.92। अब हमने स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेना है, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और पीछे जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1.92, जिसका स्क्वायर रूट लेने के बाद आंसर आता है 1.39 मीटर। तो इसका मतलब है जो हमारे पास हाइट है इसकी वो क्या आई है, इस विंडो की जो हाइट थी वो पूरी थी 1.39 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है, आप इसको एक दफ़ा देख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को पहले देख लेते हैं कि द हाइट ऑफ अ साइड इन अ चिल्ड्रन पार्क, एक हाइट है किसकी, एक साइड की, और वो है इन अ चिल्ड्रन पार्क, एक छोटा सा पार्क है चिल्ड्रन का, और वो कितनी है 5 मीटर है, क्या हाइट। अ गर्ल स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द स्लाइड, एक गर्ल खड़ी है स्लाइड के टॉप पे, स्लाइडिंग वाला झूला नहीं आता उसके ऊपर एक लड़की खड़ी है और वो टॉप पे खड़ी हुई है। ऑब्जर्व्स दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब आप ऑब्जर्व करें कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप टॉप पे खड़े हों और नीचे किसी चीज़ को देख रहे हों और उसमें जो एंगल बनेगा उसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऑफ इट्स बॉटम, यानी कि बॉटम का क्या मतलब होता है, नीचे वाली जगह, वहाँ झूले से लेकर नीचे तक जिधर वो लड़की खड़ी है उधर से लेकर नीचे तक क्या एंगल बनेगा, तो वो बनेगा 30 डिग्री, वो हमें बता दिया गया। फाइंड लेंथ ऑफ द साइड्स, आपने क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी है। हाइट दी गई है और एंगल भी दिया गया है, लेंथ जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो आइए फाइंड करते हैं इसको। इसकी जो डायाग्राम है वो कुछ इस तरह की बनेगी। ये देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम कहें कि यहाँ पे एक लड़की खड़ी है, ठीक है, और हमने इधर तक का जो एंगल है वो फाइंड करना है। ठीक है, अब इधर तक का जो एंगल है पूरा वो कितना है, 30 डिग्री है। तो पहले हम इसको नेम दे देते हैं, हम कहते हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। हमें पता है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे बेस होती है और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज होती है। और जो हमारे पास एंगल दिया गया है एंगल ऑफ डिप्रेशन का वो क्या है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया कि ये क्या है, 30 डिग्री है। अब हमने लिख लेना है कि हमारे पास क्या क्या है और क्या नहीं है। तो सबसे पहले हमें बताया गया है कि हाइट जो है स्लाइड की वो कितनी है, 5 मीटर है, उस स्लाइड की जो झूले की बात हो रही है। और थीटा जो है यानी कि जो एंगल है वो हमारे पास है एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू 30 डिग्री। और साथ ही साथ हमें लेंथ बताई गई थी कि लेंथ ऑफ जो स्लाइड है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है फाइंड करने के, जाहिर है हमने उसको फाइंड ही करना है ना लेंथ को। अब हमने इस पूरी ट्रायंगल में से ट्रायंगल ए बी सी में से देखना है
कि अगर हम लेंथ को फाइंड करना चाहें तो हम किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास पहले है क्या क्या। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो ये डायग्राम बनी है इसके अंदर पुटिंग करेंगे। तो इसमें सिर्फ है ही हमारे पास हाइट। तो हाइट क्या कहाँ पे है, ये है ना, ये हमारे पास हाइट है और ये किसके इक्वल है, 5 मीटर के। अब जब आपके पास सिर्फ एक ही साइड है और उससे आपने मजीद लेंथ को निकालना है तो फिर आपको चाहिए कि ऐसा कौन सा हमें एंगल लेना पड़ेगा जिसमें हमारे पास एटलीस्ट हाइट परपेंडिकुलर हो, क्योंकि एच हाइट है ना तो परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हम ले लेते हैं किसको, साइन को ले लेते हैं। तो अगर हम साइन थीटा को इक्वल करें p डिवाइडेड बाय एच के, हमें पता है सम पीपल हैव होता है। अब ये सम पीपल हैव इज इक्वल टू साइन थीटा किसके इक्वल है, 30 डिग्री के, क्योंकि एंगल हमारे पास कितना था, 30 डिग्री था। इसी तरह इज इक्वल टू p हमारे पास किसके इक्वल था, एच के, और एच हमारे पास किसके इक्वल था, लेंथ के। तो ये हमारे पास आ गई लेंथ। हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ये l। अब h डिवाइडेड बाय l और साइन 30 डिग्री। सबसे पहले तो हम साइन 30 डिग्री करेंगे कि हमारे पास साइन 30 का आंसर क्या आता है। तो आंसर आता है 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2 आता है ना। अब हम इस 1 डिवाइडेड बाय 2 को यहाँ पे लिख लेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 2 को अगर हम मजीद सॉल्व करें तो आता है 0.5। हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो साइन 0.5 इज इक्वल टू एच हमारे पास क्या है, 5 डिवाइडेड बाय एल को हमने फाइंड करना है, लेंथ को। तो हमारे पास साइन जो है वो क्या बचा, 0.5 को साइन के साथ सॉल्व करने से हमारे पास लेंथ इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास बचेगा क्या, ये एल इधर आएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 0.5, एल इज इक्वल टू 5 इधर ही रहेगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये साइन मैंने मिस्टेकनली लिखा था, ये साइन नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि हमने साइन 30 इक्वल किया था 0.5 के। तो ये 5 डिवाइड बाई 0.5 जब सॉल्व हुआ तो हमारे पास आंसर आया एल इज इक्वल टू 10 मीटर। मीटर में आंसर आएगा ना। तो इसका मतलब है कि हमारे पास लेंथ जो है साइड्स की वो कितनी है, 10 मीटर है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। आपको मैं एक दफ़ा रिव्यू दिखा देती हूँ, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को हमें पहले समझना पड़ेगा। जैसे हमारे पास दिया गया है कि 2 पिलर्स, 2 पिलर्स हैं ऑफ इक्वल हाइट, दोनों की हाइट जो है वो क्या है, इक्वल है, और साथ ही साथ स्टैंड खड़े हुए हैं ऑन ईदर साइड। अब वो दोनों जो पिलर्स हैं वो एक रोडवे के आइदर साइड्स में इक्वल जो है वो हाइट पे खड़े हुए हैं, और साथ ही साथ हमें बताया गया है कि विच इज 12 मीटर वाइड, यानी कि उसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 12 मीटर है। और साथ हमें और क्या बताया गया है कि एट अ पॉइंट ऑन द रोड, उसी पॉइंट पे रोड पर बिटवीन पिलर्स के बीच में द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पिलर्स, कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है पिलर्स का वो है 60 डिग्री और 30 डिग्री का। फाइंड हाइट ऑफ ईच पिलर, आप दोनों की हाइट को फाइंड करें एंड पोजीशन एट दैट पॉइंट, और उसकी पोजीशन को फाइंड करें जो उस पॉइंट पे है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने इसमें से जो हाइट है हर पिलर की वो क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि हाइट ऑफ ईच पिलर इज इक्वल टू फाइंड आउट, फाइंड करनी है ना, एज को हम रिप्रेजेंट करेंगे इसके साथ और इसको फाइंड करेंगे, और साथ ही साथ हमने पोजीशन भी फाइंड करनी है। पोजीशन इज इक्वल टू फाइंड आउट। अब हमने इसकी डायग्राम बनानी है कि डायग्राम में हमारे पास है किस तरह के वो पिलर्स। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास 2 पिलर्स हैं, एक ये पिलर है और एक ये पिलर है। अब इस पिलर में से हमारे पास कुछ इस तरह के पिलर्स हैं ये, और यहाँ पे हमारे पास जो इस पूरी की विड्थ है ना, चौड़ाई है, वो कितनी है 120। क्या है 120।
लेकिन याद रहिए कि उस जो हाइट है जिधर वो खड़ी है उसके आइदर साइड पे जो रोड वे है उसकी विड्थ है, ठीक है। यानी कि अगर हम कहें कि ये x है तो ये हमारे पास 120 माइनस एक्स होगा। हम इसको नेम्स भी दे देते हैं। मैं कहती हूँ कि ये क्या है, मेरे पास c है और ये मेरे पास d है, ये मेरे पास b है और ये मेरे पास a है, ये मेरे पास e है, ठीक है। a b c d e इस तरह मैं नेम्स दे देती हूँ। और साथ ही साथ हमें कहा गया है कि एक जो है वो 30 डिग्री के इक्वल है। मैं कह देती हूँ कि ये 30 डिग्री के इक्वल है और ये 60 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। अब इतना हमारे पास आ चुका है और जो हमारे पास पूरी यहाँ पे इसकी विड्थ थी वो थी 120 मीटर। अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास x है तो ये मेरे पास 120 माइनस एक्स होगा, क्योंकि ये इससे क्या है, कम है, क्योंकि ये यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने क्या फाइंड करनी है, हाइट। तो हाइट को फाइंड करने के लिए हमारे पास एटलीस्ट दो चीजें होनी चाहिए ना। या तो हमारे पास थीटा हो या हमारे पास दो जो साइड्स हैं उनके आंसर हों। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए कि एक थीटा का आंसर है और वो थीटा किसके इक्वल है, 30 डिग्री के इक्वल। यानी कि पहले हम इसका देख लेते हैं और फिर हम इसका देख लेते हैं। अगर हमने इसमें से हाइट को फाइंड किया, ये हमारे पास हाइट है, हमने इसको फाइंड करना है, हमारे पास इसमें एंगल भी है और हमारे पास इसमें बेस भी है। अब दो चीजें तो हमारे पास इसमें हैं। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो P और B हैं वो किसके अंदर आते हैं, tan थीटा के अंदर आते हैं। तो एंगल ABC के अंदर हम दो एंगल्स को फाइंड करने हैं, इसलिए ट्रायंगल्स को फाइंड करना मेंशन है। ट्रायंगल ABC के अंदर, ये वाला ABC के अंदर हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर हैं जो कि tan थीटा के इक्वल होते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब tan थीटा किसके इक्वल है, 30 डिग्री के इक्वल है, इज इक्वल टू P हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज, P परपेंडिकुलर है जो हमारे पास हाइट है और बेस हमारे पास क्या है 120 माइनस एक्स। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो tan 30 किसके इक्वल आता है, हमने पहले भी सॉल्व किया, 0.5773 इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय 120 माइनस एक्स। अब हमने इसको इधर आके क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है और देखना है कि क्या आंसर आता है। तो ये आता है 0.5773 मल्टीप्लाई बाय 120 माइनस एक्स इज इक्वल टू h। अब यहाँ पे आपने कंसिडर कर लेना है कि ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आई है, ठीक है। अब हमने सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सेकंड इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे और वो किसके लिए करेंगे, पोजीशन के लिए। तो दूसरी ट्रायंगल को यूज करते हुए जिसका नाम क्या है, ये देखिए CDE। तो हम कह लेंगे कि ट्रायंगल CDE में से अगेन हमारे पास वही दो चीजें अवेलेबल हैं। तो हम क्या कहेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय B। P हमारे पास यहाँ पे क्या है, h है और B हमारे पास क्या है, x है, बेस। और tan थीटा जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, tan 60 डिग्री के इक्वल। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय x और 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1.7320 और x जो है ये इधर आके क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू h। अब ये हमारे पास क्या आ गई, ये दूसरी इक्वेशन। तो दो इक्वेशंस आई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने इक्वल कर लेना है। इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल करेंगे और यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेंगे कि इक्वलिंग ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को इक्वल करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो पहली इक्वेशन क्या है, 0.5773 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.7320 एक्स, ये थी ना इक्वेशन। अब इससे हमारे पास जो आंसर आएगा वो किसका आएगा, पोजीशन का आंसर आएगा। तो ये देखिए हम इसमें x का आंसर निकालेंगे और वो हमारे पास पोजीशन आएगी। 0.5773 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 120 के साथ। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1.7
7320x, इसको मैं इधर लेके आ रही हूँ और इसको इधर लेके जा रही हूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास जो सोल्यूशन है उसको करने में आसानी हो। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 69.276 माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 0.5773x। अब देखिए x वाली टर्म्स हमारे पास 2 आ गई हैं, इसको मैं इधर लाके क्या कर लूंगी प्लस, क्योंकि ये माइनस हो रहा है उधर, तो ये आ जाएगा प्लस 0.5773x इज इक्वल टू 69.276। इन दोनों को आपस में प्लस करते हैं तो क्या आंसर आएगा 2.3093x इज इक्वल टू 69.276। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 69.276 डिवाइडेड बाई 2.3093। अब इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे आपस में तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 30 डिग्री। हमारे पास क्या आंसर आया 30 डिग्री। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इस डायग्राम में, ये जो हमने डायग्राम बनाई थी ना, इस डायग्राम में इसमें और इसमें कितना डिस्टेंस है, कितना फर्क है, 30 डिग्री का फर्क है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो इन दोनों में फर्क आया वो कितना आया, 30 डिग्री का फर्क आया। ये हमारे पास पोजीशन है इसकी, हमें वैसे भी देख के पता लग जाएगा कि 30 में हम प्लस करेंगे 30 तो 60 आएगा, ऐसे ही है ना। तो 30 का जो है वो इससे डिस्टेंस है, मैं साथ ही साथ इसके हाइट भी फाइंड करूंगी। अभी हमारी हाइट फाइंड करना रहती है, लेकिन वो जो फाइंड है वो निकालना अब आसान हो चुकी है। आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन को ले लें जो आपको इजी लगती है। फॉर एग्जांपल ये वाली इक्वेशन हम ले लेते हैं, ये थोड़ी इजी है। इस इक्वेशन में हम x को पुट करेंगे और हमारा जो x एज का आंसर है वो आएगा। तो मैं यहाँ पे इसको लिख लेती हूँ कि 1.7320x इज इक्वल टू h। ये हमारे पास इक्वेशन है ना, ये वाली, इसके अंदर हमने x की वैल्यू पुट की तो 1.7320 x किसके इक्वल है, 30 के इक्वल। x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 52। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास हाइट आई है, एज आया है, वो किसके इक्वल आया है 52 मीटर के। इसका मतलब है कि हाइट 52 मीटर हुई और जो उसकी पोजीशन है वो किसके इक्वल है 30 के। तो हम यहाँ पे कह देंगे कि जो पॉइंट है, पोजीशन है, वो किसके इक्वल है 30 के, और जो हाइट है वो किसके इक्वल है 52 मीटर के। तो यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और इसी के साथ साथ हमारी आज की वीडियो भी कंप्लीट होती है, क्योंकि हमने आज की वीडियो पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट किए हैं और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 6 to 10 कंप्लीट करते हुए अपनी इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपसे अगेन रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें और इसी तरह सपोर्ट करते रहा करें। कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर किया करें। और आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।